हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोग की परीक्षाएं तो एकदम नज़दीक आ गई हैं। अ, तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम लोग आज कुछ जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको आज हम देखेंगे। अगर चलिए शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर इसका आप पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टारगेट गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न जो है वह सामान्य साहित्य से है। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि हमारा जो यूनिट कुछ और है उसमें सामान्य साहित्य के, सामान्य हिंदी के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमने शुरुआत यहीं से की है कि पुरोहित में हमारा उपसर्ग क्या है। पुरोहित में अगर उपसर्ग देखेंगे तो उपसर्ग आपको पता है कि जो किसी शब्द से पहले आकर के जो शब्द या फिर कोई अक्षर शब्द से पहले आकर के उसके अर्थ को बदल देते हैं वे हमारे उपसर्ग होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हमारा पुरोहित में उपसर्ग क्या है, तो पुरोहित में हमारा पूरा उपसर्ग है। अगर इसे देखेंगे कि यह शब्द किस तरह से बना है तो पूरा और पुरोहित में हमारा पूरा उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि यह पूरा पहले आकर के और इसे बदल देता है। फिर अगर दूसरे प्रश्न पे देखेंगे, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। ठीक है, भक्तिकालीन कवि अर्थात हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव भक्ति काल है, और उस भक्ति काल में हम देखेंगे कि इनमें से कौन से कवि हमारे भक्ति काल में नहीं आते हैं। तो अगर हम देखेंगे भक्ति काल में, तो भक्ति काल के लिए हमारे पास जो कवि नहीं है निम्न में से वे हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। तो सूरदास हमारे भक्ति काल के कवि हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं। इन तीनों को आपने इनका नाम सुना होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण कवि हैं। जो हमारे भक्ति काल के कवि नहीं हैं वे हैं बिहारी, बिहारी दास, यह रीतिकाल के कवि हैं। तो बिहारी दास हमारे रीतिकाल के कवि हैं। अब अगर देखें अपने अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न भी हमारा वही सामान्य साहित्य से है। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम सूफी प्रेमाश्रय काव्य के रचयिता है। ठीक है, तो इनमें से हम देखेंगे जो हमारे पास विकल्प है, यहाँ पे यह नाम गड़बड़ हो गया है, चलिए उन्हें छोड़ देते हैं। तो जो तीसरा हमारा प्रश्न है कि प्रथम सूफी प्रेमा काव्य के रचयिता कौन है, तो हमारे मुल्ला दाऊद हैं। अगर मुल्ला इनकी रचना की बात करेंगे कि मुल्ला दाऊद ने सबसे पहले कौन सा प्रेम काव्य रचा था, तो उनका नाम है, उस रचना की नाम है चंदायन। ठीक है, बाकी जो नूर मोहम्मद हैं, कुतुबन हैं, वे लोग मुल्ला दाऊद के बाद के रचनाकार हैं। ये भी प्रेमाश्रय काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन ये लोग इनके मुल्ला दाऊद के बाद के कवि हैं। अब अगर अगला हम अपना प्रश्न देखें कि किस सन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, तो आप सबको पता होगा इससे पहले कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा संविधान में 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। 14 सितंबर 1949 यह वह तारीख है जिस दिन संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया। लेकिन अब अगर बात आती है, अगर प्रश्न आता है कि किस सन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, तो आपको पता है कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन वह लागू कब से होता है? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो जब से संविधान लागू होगा, स्वाभाविक है कि संविधान में जो भी नियम है, जो कानून है, वो भी उसी दिन से लागू होगा। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हमारा प्रश्न होगा कि किस सन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, और विकल्प में हमारा 14 सितंबर 1949 नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हम वहाँ पे जो हमें टिक लगाना होगा वह होगा 1950 में।
ठीक है, क्योंकि संविधान में तो 14 सितंबर को स्थान मिल गया था हिंदी को राजभाषा के रूप में, लेकिन संविधान हमारे देश में लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, इसलिए स्वाभाविक है कि उस दिन से ही हम इसे दर्जा देंगे। अब अगर अगले अपने प्रश्न को देखते हैं, तो हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि वहां पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो आपको पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रश्न अगर देखें तो हमारा अगला प्रश्न है भाषा विषयक उपबंध किसमें किया गया है। अब अगर हम जब संविधान में देखेंगे, संविधान में देखते हैं तो हम पाएंगे कि संविधान में कई जगह कई ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पे भाषा से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला अपना देखेंगे अनुच्छेद 120, तो इसमें है हमारी संसद की भाषा को लेकर के इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 210 जो है इसमें हमारे विधानमंडल अर्थात जो राज्य के विधायिका हैं, जो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, वहां पे उनकी क्या भाषा होगी, उनकी भाषा से संबंधित जो बातें की गई हैं, जो प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद 210 में है। 8वीं अनुसूची आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है संविधान में जिसमें कुछ भाषाओं को दर्जा दी जाती है, उन्हें राजभाषा का नहीं मतलब राष्ट्र द्वारा उन्हें भाषा का उन्हें एक तरह से महत्व उनको बढ़ाने के लिए फिर जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली जाती है। बाकी अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको पता ही होगा कि राजभाषा का जो प्रावधान है वह इसी में है, और हिंदी की जो भी संविधान में बात की गई है वो भी हमारे इसी अनुच्छेद में आती है। तो भाषा विषयक जो उपबंध है वह हमारे जितने भी चारों विकल्प दिए गए हैं अनुच्छेद उन सभी में है, इसलिए जो हमारा जवाब होगा वह उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न अगर देखें, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इनमें कुल हमारी 9 धाराएं हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, तो यह हमारा 1968 में पारित होता है। इसमें है क्या, तो राजभाषा संकल्प जो है वह आपको पता होगा कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ, राजभाषा हिंदी को बनाया गया, तो एक तरह से एक विरोध का सामना करना पड़ा, और यह प्रावधान किया गया कि हिंदी के साथ साथ 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भी हिंदी के सहायक के रूप में राजभाषा के रूप में रहेगी। पर यह सिर्फ 15 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी हिंदी के सहायिका के रूप में रहेगी। पर और इस बीच हिंदी को पूरे भारत में बढ़ावा देने के लिए कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन जब 1965 आता है तो उस समय जब यह बात की जाती है कि अब हिंदी को पूरे भारत के लिए राजभाषा घोषित कर दिया जाए, तो जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं अर्थात जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, वे लोग विरोध करने लगते हैं। तो जब वे विरोध करते हैं, खास करके जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पे भरपूर बहुत बड़े स्तर पे विरोध देखने को मिलता है। इसलिए बाकी प्रावधान कर दिया जाता है कि 1965 के बाद भी जब तक पूरे देश के द्वारा एक स्वर में स्वीकृत नहीं कर ली जाएगी, तब तक अंग्रेजी को हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में रखा जाएगा। तो वहीं 1968 में एक सभा होती है, वहाँ पे यह संकल्प लिया जाता है कि हमें राजभाषा को कैसे बढ़ाना है, हिंदी को कैसे बढ़ाना है, कौन कौन से उपाय करने हैं, इनसे संबंधित बातें की गई। वहाँ पे वही इसको लेकर के संकल्प लिया गया, वही हमारा राजभाषा संकल्प है। अगला जो प्रश्न है हमारा वह प्रश्न है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई। साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी सभा कह सकते हैं या फिर साहित्य अकादमी के नाम से जो स्थापित है, वह भारत सरकार द्वारा एक ऐसी संस्था है जो भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, खास करके जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, उनमें रची जा रही साहित्य को बढ़ावा देने के लिए,
उनमें जो कुछ अच्छी रचनाएं होती हैं, जो रचनाकार होते हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए जो ये हमारी संस्था बनी, यह साहित्य अकादमी है। इसकी स्थापना जो है वह 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 10वां जो प्रश्न है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब है 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई। अब अगर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग क्या है? तो यह ऐसा आयोग है जो किसी भी जो परिभाषिक शब्दावली बनते हैं उन्हें सबसे पहले यहीं से मान्यता मिलती है या फिर यहीं सुझाव देते हैं, तो उस शब्द को परिभाषिक शब्दावली में स्थान दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वह 1960 में की गई रहती है। अब आता है हमारा परिभाषिक शब्दावली। प्रश्न है कि किसी विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। ठीक है, यह हमारे एक परिभाषिक शब्दावली है। वोकेशन जो कि इंग्लिश वर्ड है, इसका जो हिंदी शब्द किस नाम से, किस शब्द से इसका अनुवाद होगा, अर्थात उसके लिए हिंदी शब्द में कौन सा, हिंदी भाषा में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो वह है हमारा व्यवसाय। वैकेशन का जो हिंदी अनुवाद है या फिर हिंदी उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त होता है वह व्यवसाय है। अब अगर अगले प्रश्न की ओर चलें तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी इसी तरह का प्रश्न है कि एडजॉर्नमेंट, जो एडजॉर्नमेंट शब्द है इसके लिए हिंदी भाषा का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो वह है स्थगन। ठीक है, अब अगला एक और प्रश्न अगर देख लेते हैं, एम्प्लॉयर का जो हिंदी पर्याय है वह है नियोक्ता। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं कि एरियर्स के लिए जो एरियर्स के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, तो वह है बकाया। एरियर्स के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है परिभाषिक शब्दावली में? बकाया। फिर अगला है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हिंदी का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो वह है प्रशासन। ठीक है, प्रशासन हिंदी में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली है, परिभाषिक शब्दावली, और इसका जब पर्याय के रूप में इंग्लिश में कोई शब्द अगर रखना होगा तो वह होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही अकाउंटेबिलिटी के लिए हिंदी में कौन से परिभाषिक शब्द है, तो वह है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द है जवाबदेही। अगला जो प्रश्न है वह है संस्तुति। संस्तुति शब्द का अर्थ द्योतक परिभाषिक शब्द है, अर्थात जो हिंदी में संस्तुति शब्द है, परिभाषिक शब्द है, इसके लिए जब हम अंग्रेजी में किसी शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना होगा तो वह हमारा अंग्रेजी में कौन सा शब्द होगा, तो वह है रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन जो है वह हिंदी के संस्तुति शब्द का अंग्रेजी पर्याय है। अब आता है गैजेट। गैजेट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? गैजेट एक तरह से कह सकते हैं वह आदेश है जो कि जो किसी क्षेत्र में या फिर यह खास करके एक राजनीति में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली है। इसका प्रयोग उस समय होता है जब देश के जो सर्वोच्च होते हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं जैसे भारत में, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो कुछ आदेश देंगे, जो एक तरह से प्रेस विज्ञप्ति होगा, जो प्रेस रिलीज होता है उनके नाम से, वही हमारा गैजेट होता है। ठीक है, जिससे कि हम अध्यादेश भी कह लेते हैं। तो गैजेट के लिए जो सही परिभाषिक शब्द है वह है राजयज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि नेचुरल जस्टिस का आशय क्या है? नेचुरल जस्टिस
अर्थात इसका जो हमारा हिंदी पर्याय होगा वह होगा नैसर्गिक न्याय। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो नैसर्गिक न्याय ऐसा ऐसा इस तरह की न्याय है जो कि आप अगर एक इंसान है, आप चाहे जहाँ भी रहें, चाहे आप भारत में रहें, चाहे तो आप चंद्रमा पे रहें या फिर किसी और ग्रह पे रहें या फिर समुद्र में रहें, जो वह नैसर्गिक न्याय है वह आप कहीं भी रहें, लेकिन वह हमेशा हर जगह पे आपके साथ एक ही तरह का उसका न्याय होगा। वही हमारा नैसर्गिक नेचुरल जस्टिस है। अगला जो प्रश्न है होनेरियम। होनेरियम का हिंदी में अर्थ क्या है? तो वह मानदेय है। होनोरेरियम। होनोरेरियम के लिए हिंदी में जो परिभाषिक शब्द है वह है मानदेय। अब यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, उनके सामने जो अंग्रेजी शब्द हैं उनके हिंदी पर्याय के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनका दोनों का एक जोड़ा दिया गया है। इनमें से कौन से शब्द सही हैं, कौन से जोड़े सही हैं, उन्हें आपको ट्रिक करना है। तो हम देखेंगे कि पेंडिंग के लिए जो हिंदी शब्द है वह लंबित है, यह सही है। मतलब यह पेंडिंग का लंबित सही अर्थ होता है। पर्सनल का कार्मिक, ये भी हमारा सही है। राशन का रसद, ये भी हमारा सही है। होनोरेरी का मानदेय नहीं बल्कि होनोरेरियम का मानदेय होता है। इसलिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, सही मेल नहीं है, तो मानदेय का होनोरेरियम होता है, होनोरेरियम होता है, और यहाँ पे होनोरेरी है, अर्थात यहाँ पे यह जो मेल है यह हमारा गलत है। अब अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का हिंदी आशय क्या होता है? देख लीजिए एक बार प्रश्न कि प्रोबेशन पीरियड परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द है। कौन सा शब्द है? तो यह हमारा परिवीक्षा काल है। परिवीक्षा काल है। अब इसका आशय क्या होता है? आप लोग देखते होंगे कि किसी कंपनी में जब कोई आदमी काम करने जाता है, उनका वहाँ पे उस कंपनी से कोई लेटर आता है, वे वहाँ पे काम करने के लिए रख लिए जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि 3 से 6 महीने तक का कंपनी द्वारा उन्हें अभी अस्थाई नहीं किया जाता है। तो वह जो 3 से 6 महीने तक, अर्थात उनके कंपनी में आ जाने से, काम शुरू करने से और अस्थाई होने तक के बीच का जो समय होता है वही हमारा परिवीक्षा काल, प्रोबिएशन पीरियड होता है। उसमें यह परखा जाता है, यह देखा जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका टेस्ट लिया जाता है कि क्या यह कंपनी में अस्थाई होने लायक हैं कि नहीं, परमानेंट होने लायक हैं कि नहीं, उनकी काम अच्छी है या फिर वे कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी को देखने के लिए कंपनी उन्हें 3 से 6 महीने तक का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वह 3 या फिर 6 महीने के लिए होता है। तो इन दोनों में से या फिर इनके बीच से भी किसी समय को वे लोग अपने कंपनी में अस्थाई रखने से पहले, अस्थाई करने से पहले उन्हें यह टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो वही हमारा परिवीक्षा काल होता है कि किसी कर्मी को कंपनी में अस्थाई होने से पहले उन्हें एक तरह से जो टेस्ट देना पड़ता है या फिर जो टेस्ट लिया जाता है वही हमारा उनका परिवीक्षा काल या प्रोबिएशन पीरियड होता है। ठीक है। अगला जो है प्रश्न हुआ है नकदी के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है। ठीक है। तो अंग्रेजी में जो नकदी के लिए शब्द है वह है हार्ड कैश। आप लोग हमेशा इसका प्रयोग करते होंगे, फिर सुनते भी, करते या फिर सुनते होंगे। तो हार्ड कैश का जो अंग्रेजी अर्थ होता है, जो अंग्रेजी हार्ड कैश के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं
नकदी। ठीक है, हार्ड कैश हमारा अंग्रेजी का शब्द है और इसका जो अगर हिंदी में इसके लिए कोई शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं तो वह है नकदी। बेल, बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी शब्द है। बेल का बेल आपने खूब सुना होगा, अगर कहीं नहीं सुने होंगे तो कम से कम फिल्मों में तो देखा ही होगा या फिर समाचार में, अखबारों में इसे देखने को आपको मिलता ही होगा। तो बेल का जो हिंदी अर्थ होता है, बेल के लिए जो हिंदी शब्द प्रयोग किया जाता है वह है जमानत। और ये किस प्रकार के किस से संबंधित है, तो यह हमारा ला से संबंधित है। अब अगर अगले प्रश्न पे देखें, अगले प्रश्न को अगर देखते हैं तो यहाँ पे है राजपत्र का परिभाषिक शब्द। राजपत्र जो परिभाषिक शब्द है इसके लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राजपत्र का अगर अंग्रेजी शब्द को राजपत्र के लिए अंग्रेजी शब्द देखें वह है हमारा गैजेट। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि गैजेट क्या होता है और इसको हिंदी में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो राजपत्र के लिए जो हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है वह है गैजेट। भारमुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थिक परिभाषिक शब्द क्या है, तो वही भारमुक्त जो कि हिंदी का एक परिभाषिक शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द का प्रयोग किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, तो वह है हमारा रिलाइव। ठीक है, रिलाइव जो कि अंग्रेजी का एक परिभाषिक शब्द है, इसको अगर हिंदी के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह होगा हमारा भारमुक्त। अब आता है थोड़े से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जब हम कार्यालय हिंदी की या फिर कार्यालय हिंदी की जब हम विशेषता पढ़ेंगे, विशेषता जानेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो कार्यालय हिंदी या जो कार्यालय भाषा होते हैं उनमें अभिधात्मक होना चाहिए। वह भाषा हमारी अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक का अर्थ क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम उन शब्दों को देखें जो कि उस लेख के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो हम उनमें कई अर्थ ढूंढने लगे या फिर हम उनमें से कई अर्थ निकाल सकें। ठीक है, तो अगर ऐसी भाषा है तो फिर वह हमारी परिभाषिक या कार्यालय हिंदी की भाषा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो कार्यालय भाषा होती है उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वे जो भाषा होती है उसमें उसका एक ही अर्थ होता है। अब अगर अभिधात्मक का अर्थ वही होता है कि जो लिखा गया हो, जो उसका सामान्य अर्थ होता है, वही उसका हम आशय वहाँ पे लेंगे, वह हमारा अभिधात्मक होता है। लक्षण का अर्थ होता है लिखा कुछ और गया रहता है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहना चाहें तो लक्षणा से, लक्षणा क्या है, लक्षणा जैसे कि आपको पता होगा कि एक शब्द शक्ति है। अगर हम इसके लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई कहता है कि राम गधा है, ठीक है, अगर कोई इस प्रकार से कहता है, यह वाक्य कहता है कि राम गधा है, तो हम इसका आशय वहां पे क्या निकालेंगे, ऐसा तो निकालेंगे नहीं, उसका अर्थ यहाँ पे तो होगा नहीं कि राम जो है वह सचमुच का एक जो जानवर होता है गधा वैसा है या उस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे जो हम अर्थ निकालेंगे वह यह कि राम की बुद्धि कम है या फिर राम मूर्ख है। ठीक है, तो जो हम यह अर्थ निकालते हैं कि राम मूर्ख है, यही हमारा लक्षणा है। ठीक है, तो लक्षणा क्या होता है कि जो शब्द लिखा गया रहता है, जो सामान्य अर्थ उसका होना चाहिए वो ना हो करके उसके उससे अलग अर्थ हो, वही हमारा लक्षणा होता है। तो अगर इस प्रकार से कार्यालय हिंदी में या फिर कार्यालय भाषा में इस प्रकार की भाषा अगर प्रयोग की जाने लगी तो फिर उसका अर्थ आसानी से नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो कार्यालय भाषा होती है, जो कार्यालय भाषा है, उसमें हमें अभिधात्मक अर्थात अगर हम कहें कि राम गधा है तो उसका कार्यालय हिंदी में या कार्यालय भाषा में उसका यही अर्थ होगा कि राम जो है वह एक जो गधा होता है उस प्रकार का जानवर बन गया है। ठीक है, तो अगर इस अर्थ में हम लेंगे तो वह हमारा अभिधात्मक होगा। लक्षणा जो हम अगर कहते हैं कि राम मूर्ख है
तो हमारा लक्षणा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्यालय हिंदी किस प्रकार की होनी चाहिए, अभिधात्मक होनी चाहिए। अब एक और जो प्रश्न है कि अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो अंग्रेजी शब्द जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए जो हमारे पास शब्द है वह है राजभाषा। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए राजभाषा हमारे पास हिंदी में शब्द। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जा करके वहाँ से आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इसके अगले